लास्ट क्लास में हम लोग ने मैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कोई भी सब्सटेंस होगा तो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट उसके साथ, उस सब्सटेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट्स में एज वेल एज अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। दो टाइप का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। और इन दोनों ही मोशन को, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, हम लोग एक करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यानी जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी सब्सटेंस में, वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं अपने अराउंड। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। अब जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, वो नेग्लिजिबल होता है या बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, जो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम मेनली जो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन मोशन की वजह से उनके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको पता है कि जो उसका स्पिन मोशन होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, वो अपोजिट होता है। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एक का स्पिन मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट कर देगा। और इस केस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है तो उसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का कैंसिलेशन नहीं हो पाता और ऐसे केसेस में एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है। कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एटम के पास रहेगा। और ऐसे जो एटम्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एटम्स एक वेरी स्मॉल मैग्नेट, एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग हम लोग सब्सटेंसेस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये क्या होते हैं जरा मैं आपको समझाता हूँ। पहले थोड़ा सा एक जनरल आइडिया पहले समझ लीजिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स होंगे, ध्यान समझिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो इंडिविजुअल एटम्स होंगे वो हर एक एटम अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट होगा। हर एक एटम का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और वो इसलिए क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के इंडिविजुअल एटम्स में, हर एक एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूर होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 100%, वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एटम्स हैं, इंडिविजुअल एटम्स, जैसे मान लो कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपने लिया, एक छोटा सा पीस लिया उसका, और उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स है, तो वो मिलियंस ऑफ एटम्स, हर एक एटम अपने आप में एक मैग्नेट होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में, ओवरऑल सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक होता है। ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होता है कि हर एटम अपने आप में मैग्नेटिक होगा, हर एक इंडिविजुअल एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। लेकिन ये सारे एटम्स रैंडमली अंदर प्रेजेंट होंगे। इनके मैग्नेटिक मोमेंट, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा और इनके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या मैग्नेटिक मोमेंट के रैंडम डायरेक्शंस की वजह से ये सब मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल सब्सटेंस जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। क्या कहा मैंने? जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं क्वेश्चंस रिपीट करूंगा। कहां पर रिपीट करूंगा आपको मालूम है ना, दोबारा कहां मुलाकात होगी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के फीचर्स की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम्स मैग्नेट होते हैं, स्मॉल मैग्नेट, या उन एटम्स का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है हर एक एटम के पास ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
बट द ओवरऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉन मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, सारे एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडमली, उनके डायरेक्शंस रैंडम है और सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ओवरऑल सब्सटेंस आपका नॉन मैग्नेटिक होता है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की जहां तक बात है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसके एटम्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अगर नहीं मिलेगा किसी एटम में तो वो डाई मैग्नेटिक होगा। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब सब और जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इंडिविजुअल एटम्स का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इंडिविजुअल एटम्स का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, इंडिविजुअल एटम्स का जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है और ओवरऑल सब्सटेंस आपका नॉन मैग्नेटिक है। लेकिन क्यों नॉन मैग्नेटिक है? क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स ही नॉन मैग्नेटिक है। इसमें और पैरा में डिफरेंस समझिए। पैरा में क्या होता है, इंडिविजुअल एटम्स मैग्नेटिक हैं बट सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक है। डाई में इंडिविजुअल एटम्स भी नॉन मैग्नेटिक है और ओवरऑल सब्सटेंस भी नॉन मैग्नेटिक। क्लियर? यस सर। फेरोमैग्नेटिक में आइए, अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले एक बेसिक डिफरेंस समझिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज सिमिलर टू पैरामैग्नेटिक। ये तीनों पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज के होते हैं, यानी इन तीनों के इंडिविजुअल एटम्स का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इन सभी में फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, इन तीनों के अंदर जो एटम्स होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वाले होंगे, यानी ऐसे एटम्स होंगे जिनके पास वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके इंडिविजुअल एटम्स का अपना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है इनके पास, यानी जीरो नहीं है इनके एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, फेरो में एंटी फेरो और फेरी। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इन तीनों की हम बात करें, इसमें क्या होते हैं कि जो एटम्स हैं, जो कि हर एक एटम अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट है, इनके एटम्स कुछ ग्रुप्स में बटे होते हैं। जैसे पैरामैग्नेटिक में एटम्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ग्रुप में होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ग्रुप है जिसमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो भी मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो एटम्स हैं। ठीक है, ये कोई दूसरा ग्रुप है एटम्स का जिसमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उन्होंने अपना ये ग्रुप बना लिया है। ऐसे मान लीजिए ये एक ग्रुप है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है इनका ये ग्रुप है, कॉलोनी बना ली इन्होंने अपनी। ठीक है, और इन छोटे छोटे रीजन्स को जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे, इन पर्टिकुलर रीजन्स को हम लोग कहते हैं डोमेन्स। क्या कहते हैं इसे? डोमेन्स। डोमेन्स। अब इनके अंदर क्या होता है कि जो ये फेरो या एंटी फेरो या फेरी मैग्नेटिक है, ये भी ओवरऑल अगर हम सब्सटेंस को देखेंगे तो ये भी नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखते हैं हम, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं है ये, तब तक ये भी ओवरऑल नॉन मैग्नेटिक ही होते हैं। लेकिन ये नॉन मैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि इनमें डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल आउट हो जाते हैं। मान लो इस डोमेन के अंदर इस डायरेक्शन के मैग्नेटिक मोमेंट थे, ठीक है, तो इस पूरे डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट कहीं इधर आएगा रिजल्टेंट, और इस डोमेन के अंदर मान लो इस डायरेक्शन के मैग्नेटिक मोमेंट थे, ये इनकी कॉलोनी थी, इनका रिजल्टेंट इस पूरे डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ रहा है। इस डोमेन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए इधर आ रहा है, इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ रहा है। तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी कैसे होंगे? नॉन मैग्नेटिक। लेकिन इनमें और पैरामैग्नेटिक में अंतर क्या है? पैरामैग्नेटिक में सीधे इंडिविजुअल जो एटम्स हैं वो एटम्स ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें क्या है कि वो एटम्स जो हैं उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो एटम्स कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, या उन्होंने अपने रीजन्स बना लिए सेम डायरेक्शन के जो मैग्नेटिक फील्ड्स, सेम डायरेक्शन के मैग्नेटिक मोमेंट्स वाले जो एटम्स हैं, उन्होंने अपने रीजन बना लिए डोमेन्स। और वो डोमेन्स, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर डोमेन्स हैं और वो डोमेन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स दूसरे डोमेन्स को कैंसिल आउट कर देंगे और इसलिए ओवरऑल सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक होता है। क्लियर? यस सर।
तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है इनके एटम्स के पास, डायमैग्नेटिक में जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा इंडिविजुअल एटम की बात करें। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी में बात करें तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग कॉलोनीज में, अलग अलग रीजन्स में ग्रुप्ड होते हैं, उनके उनके अंदर ग्रुपिंग होती है, और सेम मैग्नेटिक मोमेंट या सेम डायरेक्शन की जो मैग्नेटिक मोमेंट वाले एटम्स है उनका अपना ग्रुप होता है, विच इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, Yes, sir. ये बेसिक डिफरेंस। अब जरा हम और आगे चलते हैं, इनमें और क्या डिफरेंसेस है आपको समझ में आएगा वन बाय वन। तो पहला है आपके पास डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स किसको कहेंगे हम लोग, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, अगर हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। देखिए डाईमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, पहला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको एक्सटर्नल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप ले जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होते हैं या थोड़ा सा रिपल्सन फील करते हैं, है ना। जैसे कि H2O है, NaCl है, बेंजीन है, ये सब है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे थोड़ा रिपल होंगे लेकिन मैग्नेटाइज हो जाएंगे वहां पहुंचकर, वीकली मैग्नेटाइज होंगे। और ये इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक Field के. फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होंगे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म अभी हम पढ़ेंगे वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक हमने ले रखा है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर Yes, sir. डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हैं इसके बीच में, यहाँ पर हम एक डाईमैग्नेटिक Yes, sir. सब्सटेंस लेकर आए। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर आएंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ टू साउथ ये है, तो इसके अंदर जो Yes, sir. मैग्नेटाइजेशन होगा वो ऐसे होगा, मतलब कि ये पोल इसका नॉर्थ बनेगा और ये पोल इसका South बनेगा. बात समझ में आई। डाईमैग्नेटिक Yes, sir. सब्सटेंस होते हैं जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, पहली बात वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल होते थोड़े से लेकिन मैग्नेटाइज होंगे, और इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ध्यान रखिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये देता हूँ तो मैं उसमें सारे ऑप्शन दे सकता हूँ कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, मैग्नेटाइज नहीं होंगे, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर हो गए, Yes, बात sir. समझ में आई। तीसरी प्रॉपर्टी Yes, डायमैग्नेटिक sir. सब्सटेंस की, डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, is shown by those substances in which all the electrons are paired and hence there are no unpaired electrons। और इस पेयरिंग की वजह से इनकी इंडिविजुअल एटम्स का कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं नहीं होता है. होता। ध्यान रखिएगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल की। क्लियर। Yes, sir. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आइए, जो मैंने बताया वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पैरामैग्नेटिक किसको कहेंगे, पहला जो डिफरेंसेस है वहां पर समझिएगा। पहला डिफरेंस क्या है डायमैग्नेटिक से, कि जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो ये वीकली क्या होंगे, Attract होंगे. अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक Attract. की तरफ। दूसरी बात, ये मैग्नेटाइज होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन Same direction. मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, मतलब उसके जो नॉर्थ और साउथ है उसी तरह से इनका भी मैग्नेटाइजेशन होगा। थर्ड, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आप ले गए ये मैग्नेटाइज हुए, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर आए ये फिर क्या हो गए, नॉन। Non-magnetic. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ क्या बेसिकली आप समझिएगा। इसमें हुआ क्या कि जैसे भाई पैरामैग्नेटिक में क्या था, इंडिविजुअल एटम्स तो मैग्नेटाइज थे ही लेकिन उनका Yes, sir. रैंडम Motion था. ऐसे था, ठीक है। जब Yes, sir. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप इनको लेकर गए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ने इन पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के ये जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स थे इनको अलाइंड कर दिया, एक सेम डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। Yes, sir. सब पे फोर्स लगाया और एक बट सेम डायरेक्शन में इनको अलाइन कर दिया सबके मैग्नेटिक मोमेंट्स को, और इसलिए Yes, sir. इन्होंने अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर लिया, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. क्लियर हो गया। अच्छा, जो डाईमैग्नेटिक Yes, sir. सब्सटेंस है जो इससे पहले हमने पढ़ा था, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर तो इंडिविजुअल एटम्स ही मैग्नेटाइज नहीं थे, Yes, sir. तो उनका मैग्नेटाइजेशन कैसे हो गया। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को ले गए,
वो कैसे मैग्नेटाइज हो गए? उनके अंदर तो इंडिविजुअल एटम्स का ही मैग्नेटाइजेशन नहीं था। वहां पर क्या हुआ होता है बेसिकली, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ फोर्स लगाता है, ठीक है, और फोर्स लगाने से क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पिन मोशन को सपोर्ट कर देता है, तेज कर देता है। मान लीजिए वो क्लॉकवाइज रोटेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ा देगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मोशन की स्पीड को स्लो कर देगा। यस सर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड फॉर्म में है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन को बढ़ा दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जल्दी से स्पिन को, उसका जो मोशन है वो बढ़ गया, है ना। और जो यस एंटी सर। क्लॉक वाइज रोटेशन वाले इलेक्ट्रॉन थे उनके मोशन को उसने स्लो कर दिया मान लो, या इसको बढ़ा दिया, उसको कम कर दिया, कुछ भी कर सकते। इससे क्या हुआ कि जो करंट लूप्स थे हमारे पास, जिनको हम करंट लूप की तरह कंसीडर करते हैं स्पिन मोशन को, उन करंट लूप्स के अंदर करंट की इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बदल गया। जिसके यस सर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहे हैं मतलब ज्यादा करंट उसके अंदर फ्लो करने लगी, तो उसका जो यस सर। मैग्नेटिक जनरेट हुआ वो ज्यादा हो गया। तो यस सर। अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को या फील्ड को कैंसिल तो करेंगे, लेकिन पार्शियली कैंसिल कर पाएंगे, यस सर। है ना। और इस तरह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्लियर हो गए? आप मैकेनिज्म भी समझ यस सर। कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो ये क्या करते हैं, ये जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड आपके इंडिविजुअल टाइनी मैग्नेट्स थे उनको अलाइन कर देते हैं पैरामैग्नेटिक के केस में, ठीक है। यस सर। अब पैरामैग्नेटिज्म कहाँ मिलेगा आपको? पैरामैग्नेटिज्म कौन से सब्सटेंस शो करते हैं? जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कम से कम प्रेजेंट होता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंट होता है। कम से कम का मतलब समझ में आता है ना, मतलब एक से ज्यादा भी यस। हो सकते अनपेड हैं, है। मिनिमम वन। यस सर। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। एब्सेंस में क्या है, सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम मोशन। यस सर। इंडिविजुअल, और यहाँ पर अलाइंड हो गई, ये इस तरह से मैग्नेटाइजेशन होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, यस सर। ठीक है ना। क्लियर हो गया नहीं? अच्छा यस यहाँ सर। पर देखिए, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स में O2 लिखा हुआ है, क्या O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है? ये सब कैसे, ये जितने भी लिखे हैं हमने आपके पैरामैग्नेटिक एग्जांपल में, इन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप पता कर सकते हो कैसे है कि नहीं है। O2 के अंदर वैसे देखेंगे तो 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यस सर। O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, यस सर। π2px1 π2py1, यस सर। वहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो 11th में था उससे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये ना देख लेना कि यस 8 सर। और 8 16 हुए, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ठीक है। यस सर। अब आइए थर्ड आता है आपका फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए डाई यस। और पैरा का एक और डिफरेंस मैंने यहाँ पर दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इसमें, और यस सर। मैग्नेटाइजेशन डाईमैग्नेटिक और मैग्नेटाइजेशन इन पैरा या फेरोमैग्नेटिक देखिए। तो आप देख रहे हैं कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन इनका मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यस सर। और पैरा या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर देखिए मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो रहा है। यस सर। ठीक है, सब डिफरेंसेस याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, यस सर। बाद में ना कि सर मैंने पढ़ा नहीं था, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन दूंगा मैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो हमने क्या कहा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं डोमेन। यस डोमेन्स। यस सर। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिसमें सेम डायरेक्शन की जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो एक साथ रहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डोमेन्स। जैसे यहाँ पर आपको देखिए डोमेन्स में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंट में ऐसे हैं,
Yes, sir. डोमेन्स है, लेकिन उन डोमेन्स के अंदर क्या हुआ, उन डोमेन्स का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। Yes, sir. जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप ले गए तो सारे डोमेन्स को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने डोमेन्स को अलाइन कर दिया। Yes, sir. जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इंडिविजुअल एटम्स को अलाइन करते हैं, इसमें हम डोमेन्स को अलाइन कर दे रहे हैं। Yes. Yes, sir. और इस तरह से वो सब्सटेंस क्या हो गया, Magnetic हो गया। क्लियर हो गया। Yes, sir. और एक बात और देखिए, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह इनके एटम्स भी, इंडिविजुअल एटम्स अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटाइज होते हैं वो, ठीक है। Yes, sir. पढ़ लेंगे ना इससे पूरी कहानी। Yes, sir. अब आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म को जरा समझिए। ये बिल्कुल जैसे आपने फेरोमैग्नेटिक पढ़े हैं वैसे ही, जैसे अभी मैं आपको यहाँ से डिफरेंस समझाता हूँ। ये फेरोमैग्नेटिक है, तीन सब्सटेंस एक ही जैसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। इन तीनों में लगभग एक ही जैसा कॉन्सेप्ट होता है, समझिएगा जरा। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक, तो वहां पर जो डोमेन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। सभी डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे और सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये फेरो का केस है, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंस के अंदर डोमेन्स हैं, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे डोमेन्स का अलाइनमेंट हो जाता है। एक डोमेन अगर इस डायरेक्शन में तो एक डोमेन इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट, एक इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। मान लो 100 डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हुए तो 100 डोमेन्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। इससे क्या हुआ, नेट मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया, ठीक है। Yes, sir. ऐसे केसेस में हम इनको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, जो MnO के पास है। यहाँ पर एग्जांपल में मैं दे सकता हूँ कौन सा सब्सटेंस इसमें से एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। एग्जांपल सबके ध्यान रखिएगा, Yes, sir. पेपर में आउट कर दे रहा हूँ अभी। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो यहाँ पर जो डोमेन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होंगे यहाँ पर भी, लेकिन नॉट इक्वली, नॉट इक्वली। ऐसे समझिए आप, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड Yes. होंगे डोमेन्स, बट नॉट इक्वली। ऐसे जैसे देखिए, इस डायरेक्शन में अलाइंड होने वाले इतने डोमेन्स हैं, अपोजिट में एक, इस डायरेक्शन में Yes, sir. अपोजिट में एक, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक Yes, sir. जब आप ऐसे सब्सटेंस को ले जाएंगे तो ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे, इनका मैग्नेटाइजेशन होगा, कम होगा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक क्या होंगे, प्रॉपरली मैग्नेटाइज होंगे। फेरी मैग्नेटिक थोड़े बहुत मैग्नेटाइज होंगे। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो डोमेन्स के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट की वजह से इनका मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। इसको पैरेलल एंटी Yes, sir. कहते हैं, ठीक है। ये Yes, sir. सबका जो ओरिजिनल इन तीनों का देखिए, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, तीनों का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो डोमेन लाइक स्ट्रक्चर ही है। बस वो उन डोमेन्स का क्या होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो अलग अलग यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में देखिए, यहाँ पर आते हैं Mg Fe2O4, Fe3O4, मैग्नेटाइट, Zn Fe2O4, ये सब फेरी मैग्नेटिक, यानी इनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे, थोड़े बहुत मैग्नेटाइज होंगे ये, लेकिन इन सब्सटेंसेस Yes. को जब हम हीट करेंगे तो ये वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब, पैरामैग्नेटिक में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स का, तो ये डीमैग्नेटाइज Yes, हो sir. जाएंगे हीटिंग की वजह से, ठीक है। Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. और फेरोमैग्नेटिक में देखिए जो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे उसमें कौन कौन है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलिनियम है,
क्रोमियम डाइऑक्साइड है, ये सब बहुत स्ट्रांगली है मैग्नेटाइज होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे जब इसे। एग्जाम्पल्स भी आप ध्यान रखिएगा। एक डायग्राम के थ्रू, एक सिंगल डायग्राम में मैंने तीनों चीजों को दिखाया है। यहाँ पर जो ये एरोज मैं दिखा रहा हूँ, ये एरोज जो है वो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है Yes. ना। तो Yes, sir. फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम देखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक का देखिए और फेरी मैग्नेटिक का देखिए। फेरो अगर Yes, हम sir. कोई डायग्राम बना दें और एक डायग्राम बना के और छोड़ दें और पूछे आपसे कि ये डायग्राम किस सब्सटेंस को डिनोट करता है, जैसे पहला डायग्राम दे दें, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पार्ट होता है। ऐसा डायग्राम बना दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये किस टाइप का सब्सटेंस है, और ऑप्शन में होगा फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। तो Yes, यहाँ पर sir. देखिए सारे डोमेन्स, इनको डोमेन समझिए, सारे डोमेन्स अलाइंड है। Yes, एंटी sir. फेरो में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है इनका, ऐसा Yes, sir. क्यों? क्योंकि डोमेन्स इक्वल एंड, Opposite रहता है. और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोज तो करेंगे बट डू नॉट कैंसिल, ठीक है। इसमें Yes, sir. देखिए इस डायरेक्शन में मान लीजिए डोमेन्स इतने अलाइंड है, तो इस डायरेक्शन में डोमेन्स का अलाइनमेंट साइज के अकॉर्डिंग हम ये दिखा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में डोमेन्स कम अलाइंड है। Yes, sir. इस डायरेक्शन में डोमेन्स का अलाइनमेंट ये, तो अपोजिट डायरेक्शन में इतना अलाइनमेंट, या एक छोटा डोमेन अलाइंड है, ऐसे समझ लीजिए, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए एक चीज और लिखा हुआ है कि इनका जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर पे इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। हम क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं, लो टेम्परेचर की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि जो फेरो मैग्नेटिक है, हमने क्या कहा कि जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर इनको भी हम हीट कर देंगे बहुत ज्यादा, तो ये Yes, क्या हो sir. जाएंगे, ये डीमैग्नेटाइज ये भी हो जाएंगे। Yes, sir. जैसे किसी आयरन को आप मैग्नेट के कांटेक्ट में रख दीजिए, उसको मैग्नेटाइज कर लीजिए, लेकिन जब आप उसको हीट कर देंगे आयरन को, तो वापस वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो बहुत हाई Yes, sir. टेम्परेचर पे तो ये सब जीरो मैग्नेटिक मोमेंट के हो जाएंगे, ठीक है। Yes. लेकिन जो Yes, sir. एंटी जीरो मैग्नेटिक है वो लो टेम्परेचर पे भी जीरो मैग्नेटिक मोमेंट का है। Yes, sir. क्लियर? क्यों? क्योंकि उसमें डोमेन Yes, का sir. अलाइनमेंट ही अपोजिट है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. इसलिए हम जीरो टेम्परेचर की या लो टेम्परेचर की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आता है आपका डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जैसे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वैसे डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड्स की। जरा ये क्या है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज? देखिए जैसे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में हम ये बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका उनका डायपोल मोमेंट कैसा है। जैसे ये कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस के अंदर, तो आपको पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लस और माइनस पोल्स हैं कहीं पर, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स या किसी भी रीजन से, प्लस और माइनस दो अपोजिट चार्ज सेंटर्स हैं, तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है ना। और अगर ये पोलर Yes, sir. मॉलिक्यूल है तो इसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, Yes, sir. डायपोल मोमेंट सॉरी। Yes, sir. नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर अगर प्लस और माइनस चार्जेस का सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, जैसे प्लस और माइनस दोनों चार्ज के सेंटर एक ही जगह है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे है, यानी सेपरेशन नहीं है चार्जेस में, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। और इसका अपना जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गई बात? बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है ना केमिकल, ठीक है। Yes, sir. तो डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में हम लोग डायपोल मोमेंट देखते हैं सब्सटेंस का कैसा। अब यहाँ भी जैसे अभी आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी फेरो इलेक्ट्रिक, फेरी इलेक्ट्रिक और एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं। ध्यान सुनिए, अभी क्या पढ़ा आपने, फेरो मैग्नेटिक, यहाँ पर है फेरो इलेक्ट्रिक, वहां पढ़ा था फेरी मैग्नेटिक, यहाँ फेरी इलेक्ट्रिक, वहां पढ़ा था आपने एंटी फेरो मैग्नेटिक, यहाँ एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, ठीक है। कॉन्सेप्ट Yes, वही sir. है। जैसे वहां पर इंडिविजुअल
जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं जिनको डोमेन्स कहते हैं। यहाँ पर क्या है, वैसे ही डोमेन्स यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वो डोमेन्स किस चीज के होंगे, वो डोमेन्स होंगे डाइपोल मोमेंट्स के। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के डाइपोल मोमेंट वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ जाएंगे, डोमेन्स मान लीजिए इसको कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह बस हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। और जब ये इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब ये इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पे सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। जैसे वहां फेरो मैग्नेटिक था, वैसे यहाँ फेरो इलेक्ट्रिक है। फेरो मैग्नेटिक में हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं सब्सटेंस को, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हैं सब्सटेंस को। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही अगर डाइपोल मोमेंट्स, सब्सटेंस के जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ऐसे सब्सटेंस को फेरो Electric and antiferro. एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, और Yes, अपोजिट बट अनइक्वल ferry electric. तो वो फेरो इलेक्ट्रिक। क्लियर? तो आप बहुत आराम से रिलेट कर सकते हो, जैसे फेरो मैग्नेटिक था वैसे फेरो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, दो और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। एक है आपका पीजो इलेक्ट्रिसिटी या प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस देंगे, जिनको प्रेस करेंगे, जिनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होने लगता है या उनके अंदर करंट प्रोड्यूस होने लगती है। इसी कॉन्सेप्ट को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सच क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस। या इसका अपोजिट, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रख देंगे तो उनके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेन या प्रेशर लगने लगेगा। Yes, sir. तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। इनका बहुत अच्छा, बहुत सारे यूजेस हैं, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है टाइटेनेट्स ऑफ बेरियम, बेरियम के टाइटेनेट्स यानी बेरियम टाइटेनेट्स, लेड जर्कोनेट और क्वार्ट्ज। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है समझिएगा, अगर हम इनके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आपने कई बार आपने देखा होगा, बहुत छोटे बच्चों में, 1 या 2 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके बेबी शूज में आपने देखा होगा लाइट लगा होता है, देखा है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब वो चलते हैं तो आपने देखा होगा वो लाइट, जलती है। तो वो लाइट क्यों जलती है? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। Yes, sir. प्रेशर पड़ा, लाइट ऑन हुई। ठीक है, फिर पैर उन्होंने उठा लिया, लाइट Yes. ऑफ हो गई। प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन ये जनरेशन नहीं है, वो तो स्विच का कमाल है वहां पे। Yes, ये sir. कुछ ऐसा ही, इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, एक Yes, डायग्राम sir. के थ्रू यहाँ पर मैंने समझाया आपको। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लेड जर्कोनेट, टाइटेनेट, पीजेटी, हमने यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस लगा रखा है, मेटालिक प्लेट्स ले रखी है और उनके बीच में एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा रखा है। और इसको देखिए यहाँ Yes, पर sir. हमने कनेक्ट कर रखा है किससे, सर्किट में। Yes, तो sir. हम इसे कंप्रेस करेंगे, दोनों तरफ से प्रेशर लगाएंगे, तो यहाँ सर्किट के अंदर एक वोल्टेज क्रिएट होगा। Yes, sir. ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आपकी बात? फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक कैटेगरी है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की, इन विच द डाइपोल्स आर परमानेंटली अलाइंड अप even in the absence of electric field and the direction of electric field polarization can be changed by applying an electric field. ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं फेरो इलेक्ट्रिक जिनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो परमानेंटली अलाइंड होते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसके डायरेक्शन को आप बदल सकते हैं और सेम Yes, sir. डायरेक्शन में अलाइंड है। एग्जांपल पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, बेरियम टाइटेनेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये सब फेरो Yes, इलेक्ट्रिक sir. मटेरियल्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। ध्यान समझिएगा, रट डालिएगा। अगर मैं इन तीन आपके पास क्वेश्चन देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है? Yes, sir. तो ध्यान समझिएगा पेपर आप। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर देखिए, आप
ये जो मैंने फेरो इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, यहाँ पर देखिए उसका डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर बदल सकते हैं। जैसे एक सब्सटेंस को देखिए, ये एक सब्सटेंस है जिसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स देखिए पोलराइज्ड है, इनका डायपोल मोमेंट देखिए Yes. कैसे है, किधर इधर प्लस है इधर माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बदल दिया, प्लस प्लेट इधर माइनस प्लेट इधर कर दिया दूसरे वाले में, Yes, sir. तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इन सब्सटेंस के अंदर बदल गई, है ना। ऐसा केस होता है Yes, sir. Yes, फेरोइलेक्ट्रिक sir. मटेरियल के अंदर। मतलब इनके अंदर क्या होता है फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, कि सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, लेकिन उनका जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन को आप बदल सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करके। Yes, sir. अब आते हैं आपके पास पायरो इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट टॉपिक है। पायरो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वो प्रेशर से कर रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हीटिंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हीट करने पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। जैसे यहाँ पर एक Yes, sir. डायग्राम मैंने दिखाया है पायरो इलेक्ट्रिसिटी का, देखिए यहाँ पर ये सब्सटेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पर सेल जैसा जो बना हुआ है, Yes, sir. मान लीजिए इसके अंदर ये पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो जब हम यहाँ से हीटिंग कर रहे हैं, इसके कैंडल के थ्रू हीट कर रहे हैं इसे, Yes, sir. तो इसके अंदर डायपोल्स बन रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर रहा है जिसके थ्रू हम बल्ब जला सकते हैं। Yes, sir. तो हीटिंग करने से जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो पायरो इलेक्ट्रिसिटी है या पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और मैकेनिकल स्ट्रेस से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो पीजो इलेक्ट्रिक। Piezoelectric. Yes, sir. पायरो Yes, इलेक्ट्रिसिटी sir. के कुछ और भी नाम है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है,